राम सिंह है। मैं एक सब्जी के ठेले पर काम करता हूँ। सब्जी का ठेला मैं काफ़ी सालों से बाजार की एक लाइब्रेरी के पास लगाता आया हूँ। लेकिन जहाँ मेरा घर था वहाँ से उस लाइब्रेरी की दूरी बहुत ही ज़्यादा थी, यानी कि करीब 40 मिनट के करीब मुझे अपना ठेला लेकर चलने में लग ही जाते। उस लाइब्रेरी और मेरे घर के बीच एक पार्क था। 5-7 महीने पहले तो उस पार्क के अंदर कपल घूमने के लिए आते थे, लेकिन इस बार वो पार्क पूरे तरीके से वीरान पड़ा रहता। सुबह हो या शाम वो पार्क बंद ही दिखता था। कुछ लोग ये अफवाह फैलाते रहते थे कि उस पार्क के अंदर अब भूत रहता है, जिस वजह से दिन में भी यहाँ पर कोई नहीं आता। ये बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लगता, और कुछ लोग तो मानते थे कि रात में देरी करके कभी भी इस रास्ते से नहीं लौटना चाहिए। इस काम को करते हुए मुझे आज काफ़ी साल बीत गए थे, और ऐसा नहीं था कि मैं कभी रात को घर नहीं गया। बहुत बार ऐसा हुआ था कि मुझे आधी आधी रात हो जाती थी, लेकिन इन दिनों मुझे कभी भी इतनी देरी नहीं हुई थी। मैं जल्द ही घर लौट जाता था। शायद पिछले 7 महीनों से इस पार्क के साथ ऐसा ही हो रहा था। ये अब बंद सा होने वाला था। वैसे तो इस पार्क के पास के अंदर शहर का सारा कचरा आकर ही गिरता था। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन उस दिन मैं किसी काम के चक्कर में थोड़ी लेट हो गया था। रात के करीब 10 बज गए थे और मुझे जल्दी घर जाना था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया। ठंड का मौसम था और मैं अब वापस घर के लिए निकल ही रहा था कि तभी वहाँ के घनश्याम साहब पहुँच गए। वो घनश्याम साहब उस लाइब्रेरी के ओनर थे, और फिर मैं उनके साथ बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। और वहीं पर एक चाय की दुकान भी थी, तो हम सभी चाय पीकर दिन भर में हुई कुछ बातें बतलाने लगे। इस तरह बात करते करते ना जाने कब तक वक्त बीत गया, और उसके बाद जब रात के 11 बजने को आए तब जाकर मुझे लगा कि अब घर के लिए निकलना चाहिए, और इसलिए मैं घर के लिए निकल पड़ा। ठेले पर जोर लगाते हुए मैं उस पार्क के पास पहुंचा, जिसके बारे में लोग अफवाह फैलाते रहते थे, जिसे डर का दूसरा नाम भी दिया जाता था। लेकिन मैं उन सभी लोगों की बातों पर हंसते हुए आगे निकल रहा था, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी एहसास ही नहीं हुआ कि इस पार्क के पास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी रहती हो। अभी मैं थोड़ा सा आगे गया ही था कि अचानक ही मेरे ठेले का आगे बढ़ना एकदम से बंद हो गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपनी ताकत से ठेले को वहीं रोक लिया है। उसके बाद मैंने अपने ठेले के थोड़ा आगे जाकर देखा तो आगे कोई वाट भी नहीं लगी हुई थी। फिर अचानक ही टायर का इस तरह रुकना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और फिर तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई। शायद तुम जानते नहीं हो, लेकिन रात होने के बाद इस पार्क के करीब से कोई नहीं गुजरता। आज के बाद इतनी रात को यहाँ से मत गुजरना। मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो हड्डियों से बना एक ढांचा, या फिर यूँ कहें कि एक बहुत ही पतला सा आदमी यह ज्ञान पी रहा था। तभी मैंने उस आदमी को कहा, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी तो इतनी रात को इस पार्क के आसपास घूम रहे हैं, डर तो आपको भी लगना चाहिए। इतना कहकर जब मैंने ठेले को धक्का लगाया तो वो ठेला बहुत ही आराम के साथ आगे बढ़ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, और फिर मैं थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैं पीछे मुड़कर देखने लगा तो अब वो आदमी वहाँ से गायब हो गया था। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई मूर्ख होगा जो मुझे ज्ञान दे रहा था, और उस समय मैंने ज़्यादा गुस्सा नहीं किया और चुपचाप ही सड़क पर चढ़कर अपने घर आ गया। घर पर आने के बाद भी मेरे घर वाले मुझ पर भड़कने लगे। उन्होंने मुझे काफ़ी भला बुरा कहा कि इतनी रात को इस रास्ते से आने की क्या ज़रूरत थी, और मुझे इतना लेट क्यों हुआ। उनके काफ़ी सवाल थे, लेकिन मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से सब बातों को निकाल दिया। अब भी मैं उसी आदमी के बारे में सोच रहा था जो अचानक ही कुछ सेकंड में ही वहाँ से छू मंतर हो गया था। कुछ देर तक तो ये बातें मेरे दिमाग में चलती तो रही, लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग और मैं दोनों ही शांत हो गए। मैंने नज़रअंदाज करने के साथ साथ अपने दिमाग से भी इन सभी बातों को निकाल दिया, और उसके बाद सुबह होते ही वापस से अपने काम में लग गया। रात की बात तो मेरे दिमाग से निकल ही चुकी थी, लेकिन आज भी पूरे दिन सब्जी बेचने के बाद मुझे एक बैंक के लिए किसी काम के लिए निकलना पड़ा, जिस वजह से एक बार फिर मैं लेट हो गया। आज मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, खासकर कल की बात ने मेरे अंदर और साहस भर दिया था। अब मुझे भय का कोई एहसास ही नहीं हुआ। अंधेरा अपनी चरम छाया से छाया था, और रात में कीड़ों के चिल्लाने की आवाज़ें भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। रात में बाकी दिनों के मुकाबले मुझे आज कुछ ज़्यादा ही डर सा बन गया था।
जहाँ पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं किसी चीज़ से नहीं डरूंगा, तो वहीं अब ऐसा लगने लगा कि मुझे कोई देख रहा है, जो बहुत ही चुपके चुपके से मेरे ऊपर नजर गड़ाए है। अब मेरे अंदर का सारा सामर्थ्य गायब हो चुका था। अभी मैं धीरे धीरे उस पार्क के पास पहुंचा ही था कि कल की तरह आज भी मेरे ठेले पर अचानक ही रोक लग गई। मैंने नीचे बैठकर देखा तो मैंने पाया कि ठेले के नीचे तो कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था, खासकर कोई ऐसी चीज जो ठेले को एकदम से ब्रेक दे सके। वहां पर कुछ भी नहीं था। फिर मैं वापस से उठकर ठेले को धक्का मारने ही वाला था कि अचानक ही किसी ने मुझे पीछे से बहुत जोर का धक्का मारा और धक्का लगते ही मैं उस ठेले के ऊपर गिर गया। और फिर यहाँ से शुरू हुई कयामत की एक ऐसी आंधी जिसको समझ पाना मेरी सोच से भी परे था। कुछ देर के बाद मेरा ठेला इतनी जोर से चलने लगा कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वो ठेला बहुत जोर से उस पार्क की सीमा को लांघते हुए उसके अंदर चला गया और फिर मैं धड़ाम से अंदर गिर पड़ा। आजकल वो पार्क काफ़ी ज़्यादा गंदा बन गया था। ऐसा लग रहा था मानो सालों से उसके अंदर सफाई नहीं हुई हो। तभी एक हाथ जिसने मेरे पैर को पकड़ा और फिर मुझे वो घसीटने लगा। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। और फिर अचानक ही मुझे ठंडा ठंडा पानी महसूस हुआ और जिस वजह से मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। ना जाने कब मेरी आंखों के सामने काला काला गहरा अंधेरा छाने लगा और फिर मेरी आंख भी बंद हो गई। लेकिन मैं होश में था और मैं अपने शरीर के हर एक पार्ट को महसूस कर पा रहा था। उसके बाद पानी के अंदर तक ढलते हुए पता नहीं अचानक मुझे ऐसा क्या महसूस हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी कांटों की सुइयों पर लेटा हूँ। उसके बाद मुझे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैंने अपनी आंखों को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आंख मानो किसी ने फेविक्विक से चिपका दी हो। बहुत देर तक तो मैं इसी तरह तड़पता रहा, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा मानो कोई मुझे उठाकर किसी दूसरी जगह लेकर जा रहा है। और कुछ देर और तड़पते रहने के बाद धीरे धीरे मेरी आंख खुलने लगी। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। यह एक अलग सा प्लेस था जहाँ पर मेरे आजू बाजू में और भी काफ़ी सारे मुर्दे पड़े हुए नजर आ रहे थे। उनकी डेड बॉडी की सारी महत्वपूर्ण चीज़ें निकाली गई थी, जैसे कि उनके दांत और आँख और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें। फिर मैं उन सभी के बीच से उठने लगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पहुँच गया। कुछ देर पहले तो मैं पार्क में था, फिर इतनी जल्दी कौन सी जगह में प्रवेश कर गया। फिर मैं उठकर बैठ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर दूर दूर तक जोरदार अंधेरा था। तभी मुझे एक रोशनी चमकती दिखी और उस रोशनी के नीचे वही पतला आदमी खड़ा था। उस पतले से आदमी को देखते ही पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा था। उसने बड़ी भयानक आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे कहा था दोबारा इस पार्क के पास मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसका भुगतान तुम्हें अपनी जान देकर करना होगा। एक बार गलती करने पर माफ़ी की जाती है, लेकिन दूसरी बार वो गुनाह होता है। फिर अचानक मुझे घबराहट होने लगी, जैसे उल्टी आने वाली हो, और मेरा सर भी जोर से दर्द करने लगा, जैसे शरीर की नस अभी अभी रक्त के दबाव से मेरे दिमाग को फाड़ देगी। फिर वो चमकती हुई रोशनी एकदम से गायब हो गई और फिर उसके साथ ही वो आदमी फिर वहाँ से छूमंतर हो गया। मेरा तो दिमाग ही अब खराब होता जा रहा था और मौका मिलते ही मैं उन लाशों के बीच से उठने लगा और फिर वहाँ से आगे निकलने लगा। लेकिन तभी किसी ने मेरे पैर को एकदम से कस के पकड़ लिया। जब मैंने पहले टाइम इस भयानक पार्क में अपना कदम रखा था तो उस वक्त भी किसी ने मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया था और इस बार भी ये उसी तरह की पकड़ थी। मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। मैंने तो पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इसके बावजूद भी जमीन से उखड़े हुए उस हाथ ने मेरे पैर को नहीं छोड़ा। मैंने अपनी आंखें मीच ली और उसके बाद अपने पैर को छुड़ाने लगा। इस बार जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि आंख बंद करके मैंने उस हाथ से अपने पैर को बहुत आसानी से छुड़ा लिया। इसका मतलब साफ था कि जब तक मेरी आंख बंद रहेगी तब तक मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा, और जैसे मैं अपनी आंख खोल लूँगा तो मैं एक कदम भी आगे नहीं पटक सकूँगा। इतना समझते ही मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि अब मेरे पैर में मुझे किसी भी चीज़ के टकराने का एहसास नहीं हो रहा था, और थोड़ा आगे जाकर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि अब मुझे वहाँ एक लंबा घना पेड़ दिख रहा था, और उस पेड़ के नीचे ये सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने एक आदमी जैसा कुछ दिखाई दे रहा था।
पहले तो मैंने उस आदमी की तरफ बढ़ना ठीक नहीं समझा, लेकिन मैं अपनी आंख बंद करके उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया। मैंने देखा कि उस आदमी के चेहरे की खाल चली हुई थी। कंकाल की तरह उसका मुंह हड्डियों के जैसे दिखाई दे रहा था। मेरे मुंह से तेज चीख निकलने ही वाली थी कि किसी तरह मैंने अपने मुंह के सामने अपना हाथ दिया और अपने आप को शांत करने लगा। उस वक्त मैं इतनी बुरी तरह डर गया था कि मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां से हिल सकूं। तभी मुझे उसी आदमी की आवाज़ आई, मुझसे मत करो, और मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल इंसान था। मैंने भी बहुत कोशिश की थी इस जगह से निकलने की, लेकिन आज तक यहीं पर हूँ और भूख प्यास के मारे मेरा पूरा शरीर सूख गया है और प्रेत के रूप में मैं यहाँ पर भटकता हूँ। उस आदमी ने बताया कि यह इस पार्क के नीचे का तालघर है और यह इतनी गहराई में है कि यहाँ से ऊपर तक जाना एक मामूली इंसान के लिए नामुमकिन है। हालांकि एक रास्ता खुलता है और उस रास्ते से हम सिर्फ 1 मिनट में ही ऊपर जा सकते हैं। अगर उसे 1 मिनट में हम उस दरवाजे में प्रवेश नहीं करते तो फिर हमारा बचना हमेशा हमेशा के लिए असंभव हो जाता है। फिर मैं उस आदमी से उस रास्ते के बारे में पूछने लगा तो उसने बताया कि वो रास्ता इसी बगीचे के एक बरगद के पेड़ के नीचे है, लेकिन उस बरगद के पेड़ के नीचे वो पतला सा भूखा शैतान रहता है। उस आदमी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी बगीचे में रह जाऊंगा, जो इस पार्क के नीचे बना हुआ एक भूतिया बगीचा है। मैंने उस आदमी से पूछा कि इस आदमी ने उस पार्क में अपनी दहशत क्यों फैला रखी है, तो उसने बताया कि कुछ दिनों पहले इस आदमी को मारकर इसी पार्क के नीचे दफना दिया था और ये आदमी उस पार्क का मालिक था। कुछ मनचलो लड़कों ने इस आदमी को बहुत पीटा और गलत जगह पर लगने के कारण मौके पर यह आदमी मर गया। तब से इस आदमी ने बहुत से लोगों को गुमशुदा कर दिया है, यानी कि उन्हें मार डाला है। ना जाने कब इस आदमी का बदला पूरा होगा और कब ये पार्क प्रेतों से मुक्त होगा। दोस्तों, मैं पूरी बात समझ गया था और मैं भी इतना जानता था कि उस आदमी को अब इंसाफ चाहिए, क्योंकि उसे भी बेवजह ही मार दिया गया था और बेवजह मरा हुआ इंसान कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। और जैसा कि उस आदमी ने बताया था कि वो इस पार्क का मालिक था और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई। इसी बीच आसमान में जोरों से बिजलियां कड़कने लगी और जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो मैंने पाया कि आसमान की ओर बादल ही नहीं थे और साथ ही ऐसा लग रहा था मानो ऊपर तो आसमान है ही नहीं। फिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, और अभी मैं इतना सोच रहा था कि अचानक से हवाएं चलने लगी और उस हवा के कारण पेड़ पौधे एकदम से हिलने लगे। वो सफ़ेद कपड़ा वाला आदमी अब भी उसी पेड़ की जड़ में बैठा था। उस आदमी से बिना कोई बात किए वहाँ से उस बरगद वाले पेड़ की तरफ निकलने लगा जहाँ मुझे वो रास्ता नजर आने वाला था, लेकिन मैं और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी वो जान नहीं पाया। अभी मैं निकलने ही वाला था कि उस आदमी ने कहा, आगे का रास्ता आपको खुद बनाना है। अगर आज की रात आप इस शैतानी नगरी में रुक गए तो मौत पक्की होगी। उस आदमी ने बताया कि वो बरगद का पेड़ बस कुछ ही कदम ही आगे है, लेकिन आप सीधे मुंह उस बरगद के पेड़ के नीचे मत जाइएगा, वरना आप कोशिश करने से पहले ही खत्म हो जाओगे। और इतना कहकर वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। ठंड के मारे मेरे हाथ पैरों में अब कपकपी छूट गई थी, लेकिन अब भी मैं अपनी जान बचाने की उम्मीद में घूम रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे दस्तक दूं, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि मुझे सीधे मुंह उस बरगद के पेड़ के नीचे नहीं पहुंचना है। उस पार्क के नीचे वाली जो जगह थी वो उसी की तरह नजर आती थी, हालांकि वो थोड़ी बड़ी थी और वो पूरा का पूरा एरिया 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ था। अब मैं उस बरगद के पेड़ के लिए निकल गया और छुपते छुपाते जब मुझे वो बरगद का पेड़ नजर आया तो मैं उस ठंड में उसी भूतिया बगीचे की ठंडी ठंडी धूप में सोने लगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पक्का कोई ना कोई मुझे देख लेता, और वैसे भी इस पार्क के अंदर भूत प्रेत की कोई कमी नहीं थी। जहाँ से मैं उठ कर आया था वहाँ पर लाशों की भरमार पड़ी थी। अभी भी मैं इस बात को नहीं जान पाया था कि वो बगीचे की कौन सी जगह थी जहाँ से मैं उठ कर आया था और वहीं पर मुझे मारा क्यों नहीं गया। मुझे क्या पता था कि इस अनजान बगीचे की कुछ और भी खासियत है जिनको मैंने अभी तक जान नहीं पाया था। दरअसल जब मैं बगीचे की परत पर लेटा हुआ था तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ कंपन होने वाला है, और तभी एक आदमी अपने कदमों को पटकते हुए उस बरगद के पेड़ की तरफ आया। उसके साथ ही एक और आदमी दूसरी दिशा से उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गया। उसके बाद वो जल्दी से बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे तो वहीं पर कुछ बातें करने लगे।
कुछ बातें मेरे कान में पड़ी तो वो बोल रहे थे कि उसके जेब में जो रुमाल है उसके पीछे 27 नंबर लिखा है। इसी बीच मैंने भी अपनी पिछली वाली जेब में अपना हाथ डाला तो मैंने पाया कि मेरे जेब में भी एक रुमाल डली हुई थी और लाल लाल बड़े अक्षरों में 24 नंबर लिखा हुआ था और शायद वो 24 नंबर वाली पर्ची को ही ढूंढ रहे थे, यानी कि मैं उनको कहीं भी मिल नहीं रहा था। फिर अचानक ही उन लोगों का चेहरा बदलने लगा और उस बरगद के पेड़ के ऊपर रोशनी बिखरने लगी। शायद रात के 12 बज गए थे और 12 बजते ही वो सारे के सारे भूत प्रेत अपने असली जिस्म में आ जाते थे। अब उनका भयानक और डरावना चेहरा मुझे घबराने पर मजबूर कर रहा था। मैं अब भी उस बगीचे के अंदर पड़ा हुआ था। घास फूस होने के कारण मैं किसी को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन भूत प्रेत से भला हम कितनी देर तक छुप सकते हैं। फिर वो आदमी दोनों ही अचानक से उस पेड़ के नीचे से छुमंतर हो गए। शायद वो सभी मेरी तलाश में थे और आज उनका शरीर भूख की हवस से मेरे खून के लिए तरस रहा था। कहते हैं हम तूफान से ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत देर तक उनसे छुपते छुपाते अब इस आंख मिचोले के गेम का अंत होने वाला था कि कुछ देर के बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोगों के कदम पटकने की आवाज़ आ रही है। और फिर अचानक ही मुझे अपने बाएं तरफ के घुटने में बहुत जोर का दर्द हुआ और उस दर्द के मारे एक बार के लिए मेरी चीख निकल गई और फिर मेरा पूरा का पूरा शरीर हवा में उठने लगा और फिर मैं उस बरगद के पेड़ के सबसे ऊपर वाली चोटी के ऊपर पहुंच गया, यानी कि वो शैतान मुझे इस चोटी के ऊपर से गिराने वाला था। मेरे जेब में 24 नंबर की वो पर्ची जैसी रुमाल थी, तो मैंने उस रुमाल को निकाला और अपने हाथ पर बांध लिया, क्योंकि कुछ देर पहले उन शैतानों ने ऐसा ही किया था। जैसे ही मैंने उसे अपनी कलाई के ऊपर बांधा था और उसके बाद मैं जैसे उस पेड़ के ऊपर वाली चोटी से नीचे गिरा तो मेरे शरीर पर मुझे कहीं भी कोई भी छोटी मोटी खरोंच तक नहीं आई, यानी कि ये माया इसी पर्ची की थी। वो रुमाल टाइप की पर्ची मेरे हाथ पर अभी भी बंधी हुई थी और मुझे लग रहा था कि अब मुझे कोई बाहरी ताकत नुकसान नहीं दे सकती। लेकिन मेरी ये गलत फहमी बस कुछ पल में ही दूर हो गई। मैं जिस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था अचानक ही वो जोर जोर से हिलने लगा और उसके अंदर से डरावनी आवाज़ें आने लगी। जब मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं अपने कदमों को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। मैं किसी बर्फ की सिल्ली की तरह बस एक जगह पर ही खड़ा रह गया। उस पेड़ के ऊपर से अचानक ही बारिश होने लगी और उस बारिश की वजह से मेरे पूरे कपड़े भीगने लगे। जब मैंने ठीक से देखा तो मैंने पाया कि ये पानी की बारिश नहीं थी बल्कि खून की बारिश थी, जिससे मेरे कपड़े लाल हो चुके थे। अब तक मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं अपने मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकाल पा रहा था और मैं वहीं पर एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि उस पतले आदमी ने मेरे एक पैर को चबाना शुरू कर दिया था और मेरा पूरा शरीर भी दर्द के मारे सुन्न पड़ गया था। मतलब कि इस भूखे शैतान ने अपनी भूख मिटाना शुरू कर दिया। उसने मेरे पैर की तली को अब खोखला कर दिया था। इस समय मैं खुद को कोस रहा था कि आखिर मैं इस जगह पर क्यों आया। मैंने ऐसी कौन सी गलती करी थी कि आज मैं अपने पैर को खोने वाला हूँ। मैंने अपने शरीर को इस हालत में देखकर एक बार के लिए बड़ा गुस्सा किया। इतने में मुझे ख्याल आया कि अभी 1 मिनट के लिए उस पेड़ के नीचे की वो रोशनी खुलने वाली है। उस रोशनी के खुलते ही मुझे किसी भी तरह उस रोशनी के अंदर दाखिल होना है। अब मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि वो रोशनी नजर आए और मैं जल्दी से यहाँ से निकल सकूं। धीरे धीरे अब मुझे मेरे पैर में बहुत जोर का दर्द महसूस हो रहा था और अब जाकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे पैर में किसी ने बहुत ही बुरी तरह काटा है। वो पतला और भूखा शैतान अब भी मेरे शरीर को खाने में लगा हुआ था। उसके लंबे लंबे दांत मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे थे और इतने में ही मेरी किस्मत चमकने लगी। दरअसल उस पेड़ के नीचे एकदम से तेज रोशनी का संचार होने लगा। वो रोशनी इतनी ज़्यादा चमकीली थी कि उस शैतान की आँख एकदम से बंद होने लगी और वो एक पल के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। उसी वक्त मैंने भगवान का नाम लिया और मैं उस रोशनी की तरफ खिसकने लगा। इस समय तक मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जब मैं उस रोशनी के नीचे पहुंचा तो अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा शरीर हवा में उठ गया है और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान की ऊंचाइयों से ज़ोरों से नीचे गिर रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद मुझे हल्की हवा और नॉर्मल मौसम का एहसास हुआ और तब मेरी आंख बंद हो गई। मेरे हाथ में मुझे बहुत तेज जलन हुई और उसके बाद जब मैंने अपनी आंख खोली
तो मैंने पाया कि मैं एक हॉस्पिटल में था जहाँ मेरे कुछ दोस्त मेरे आजू बाजू में खड़े थे। अपने आप को जिंदा देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी, लेकिन दूसरे ही पल मेरी सारी खुशी गम में बदल गई, क्योंकि अब मेरा एक पैर हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया था। यानी कि अब मेरा पैर कट गया था। अपने आप को इस हालत में देखकर मुझे रोना आ रहा था। साथ ही जब मुझे पता चला कि मेरे हाथ में भी आग लग गई थी, तो मुझे याद आया कि उस पर्ची नंबर 24 के कारण मैं पेड़ की शाखा से गिरते गिरते तो बच गया, लेकिन उसने मेरे हाथ को जला डाला। जब मैं हॉस्पिटल में आया था तो मेरे हाथ की कलाई जली हुई थी। फिर मैंने उन सभी लोगों को अपने साथ इस घटना के बारे में बताया, तो वो सभी मेरी कहानी सुनकर एकदम से डर गए। उन्हीं में से एक आदमी ने बताया कि बस कुछ दिन पहले ही उस आदमी की मौत हुई थी। कुछ लफंगे लड़कों ने उस दुबले पतले इंसान को इतना मारा कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई, और फिर उसकी आत्मा अब बदला कायम करने के लिए उस पार्क में मंडराती है। रात होने के बाद उस पार्क के पास से कोई भी नहीं गुजरता, और जो गुजरता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन मुझे धन्यवाद तो उस आदमी का करना चाहिए जो एक भूत होने के बाद भी मेरी मदद करने के लिए मौजूद हुआ। फिर दोस्तों, वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक आखिरी दिन था जब मैंने ठेला लगाया था। कहते हैं मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो इस भूतिया पार्क से जिंदा बचकर लौटा हूँ। मैं उन लोगों को सुबह होते ही उसी पार्क में पड़ा हुआ नजर आया जहाँ रात में कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है।